नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। हमारे खास शो में सबसे पहले आपको दिखाते हैं आपकी फिक्र की बड़ी खबरें क्या क्या हैं। आज सबसे पहले आपको बताएंगे अफवाहों के वायरस के बारे में। फिक्र की बात यह है कि इस वायरस की कोई वैक्सीन नहीं बन सकती है। सवाल यह है कि जब पूरे देश में वैक्सीनेशन की तैयारी चल रही है, तब तेरा टीका मेरा टीका क्यों किया जा रहा है? और इसके बाद फिक्र किसान आंदोलन की। आज भी पूरे 4 घंटे बात चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। नई तारीख है 8 जनवरी। न किसान मान रहे हैं और ना ही सरकार। इसके बाद हम बात करेंगे बंगाल की। आपको बताएंगे कि आखिर चुनाव से पहले बंगाल में इतना हंगामा क्यों है। क्या सच में ममता बनर्जी किसी बात से घबराई हुई है? वो कौन सा गणित है जो टीएमसी को डरा रहा है? और आखिर में फिक्र उस भ्रष्टाचार की जो शमशान तक पहुंच गया। गाजियाबाद में एक शमशान में हुए हादसे को हम हादसा नहीं, हत्या कहेंगे। और पड़ताल करेंगे कि आखिर 24 लोगों का हत्यारा है कौन। सबसे पहले फिक्र अफवाहों के वायरस की, जिसकी वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई है। पिछले कुछ वर्षों से अफवाहों का यह वायरस तेजी से फैलता रहा है। इसके जरिए प्रोपेगेंडा चलाया जाता रहा है, सियासत चमकाती गई है। और अब कोरोना वैक्सीन को लेकर भी अफवाहों का वायरस को एक्टिवेट किया जा रहा है। आगे हम इसका पूरा विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले जानिए भारत में कोरोना किलर टीके से जुड़ी एक गुड न्यूज। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने ऑक्सफोर्ड के कोविशील्ड और देसी टीके कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी। अब सरकार जल्द वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान कर सकती है। जुलाई के आखिर तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इधर पूरे देश में वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सभी राज्यों में वैक्सीन पहुंचाने को लेकर स्टोरेज और वितरण की उचित व्यवस्था की जा रही है। 719 जिलों के करीब 57,000 प्रतिभागियों की ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी है। ऐसे माहौल में जब कोरोना के टीकाकरण की तैयारी पूरी हो चुकी है, 2 टीकों को इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है, ऐसे में देश को वैज्ञानिकों में जश्न का माहौल होना चाहिए था, डॉक्टरों का मन गदगद होना चाहिए था। लेकिन यहां तो तेरा टीका मेरा टीका की लड़ाई चल रही है। स्वदेशी वैक्सीन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आइए अब इसका विश्लेषण करते हैं। असल में किसी वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने के अंतर्राष्ट्रीय मानक तय हैं। पहला, वो सुरक्षित हो। दूसरा, उसे लगाए जाने के बाद रोग से लड़ने की इम्यूनिटी बढ़े। तीसरा, वैक्सीन असरदार हो। यूं तो किसी वैक्सीन को बनने में सालों का समय लग जाता है, लेकिन WHO कभी-कभी कुछ शर्तों के साथ इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी देता है। कोविड-19 वैक्सीन के साथ भी ऐसा ही हुआ है। जिन कंपनियों को इस बात का लाइसेंस दिया जा रहा है कि आप कोविड-19 वैक्सीन का इमरजेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके साथ सबसे बड़ी शर्त यह है कि उनकी वैक्सीन 50% तक कारगर होनी चाहिए, कम से कम। इसका मतलब ये हुआ कि उस वैक्सीन को जिन जिन लोगों को लगाया गया है, उनमें 50% लोग ऐसे होने चाहिए जिनमें वैक्सीन लगाने के बाद किसी भी तरीके का रोग न हुआ हो। और भारत में जिन 2 वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिली है, उसके बारे में कहा जाता है कि दोनों 70% तक असरदार हैं। अब पहले बात करते हैं भारत बायोटेक की वैक्सीन की, जिसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर बनाया गया है। भारत बायोटेक की वैक्सीन का भी फेज 3 ट्रायल चल रहा है, जबकि सरकार ने इसे इमरजेंसी में इस टीके के सीमित इस्तेमाल की अनुमति दी है। सरकार का कहना है ये फैसला जनहित में लिया गया है और क्लिनिकल ट्रायल के दौरान इसे लेकर काफ़ी सावधानियां बरती गई हैं। अप्रूवल इसलिए दिया गया है क्योंकि इस दौरान वैक्सीन सुरक्षित पाई गई। Many people says that I am not transparent in my data. I think people should have patience to read internet and look at what our articles are. We are doing a lot of clinical trial, various part of it. We have done 1 million children have been volunteered in our clinical trial. We are doing a trial multi countries in the world that people should not accuse us. We don't know the clinical research experience. That's my point here. We are planning to do even children's trial also soon. Submit a protocol. अब आपको सीरम की वैक्सीन को मिले अप्रूवल के बारे में समझाते हैं। इसे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के ट्रायल को देखते हुए मंजूरी दी गई है, जिसमें ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के लोग शामिल हुए। सीरम इंस्टीट्यूट को इस वैक्सीन की तकनीक ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका से मिली। तब भी कंपनी को भारत में इसका ट्रायल करना पड़ा, ताकि ये साबित हो सके कि इसने विदेश में जैसा असर दिखाया वैसा ही असर यहाँ भी हुआ। WHO का एक नियम कहता है
कि अगर किसी वैक्सीन को ब्रिटेन या अमेरिका में ड्रग रेगुलेटरों की मंजूरी मिल चुकी हो तो भारत जैसे देश में उस आधार पर इसके इस्तेमाल को इजाज़त दी जा सकती है। The two vaccines have been approved and under restricted use and emergency use authorization, and they have been done with full tremendous scientific discussion by the SEC on 2 days, on 2nd January and 1st January for 8 hours, and they gave their recommendations, following which the drug controller had further deliberations and has given approval. So this is wonderful news for India, and also establishes Indian science across the globe, that it is going to be one of the leaders in science across the world. हर कोई जानता है कि कोविड-19 के टीके रिकॉर्ड टाइम में बने हैं। फिर जब भारत में बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी मिली तो इस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, अब इसे समझिए। यूं तो भारत बायोटेक का दावा है कि उसने वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के दौरान 23,000 लोगों को टीका दिया, लेकिन अभी तक उसका कोई डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया है। शायद यही वजह है कि भारत बायोटेक को जब मंजूरी मिली तो उसकी मंजूरी पर सवाल उठने लगे। कहते हैं कि कुछ नया होता है तो उसकी आलोचना भी होती है, लेकिन अब अफवाहों का एक नया ट्रेंड चल निकला है, आज जिस पर हमारी बड़ी फिक्र जारी है। लेकिन पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का देश के वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने वाला संवाद। साथियों, नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं 2 मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। हम एक बार फिर कह रहे हैं कि अफवाहों के वायरस पर जरा ध्यान न दें, क्योंकि पहली बार देश और दुनिया के वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड टाइम यानी इतने कम समय में वैक्सीन बना ली है, और जो लोग स्वदेशी भारत बायोटेक वैक्सीन पर उंगली उठा रहे हैं उन्हें बता दिया है कि भारत बायोटेक और ICMR की वैक्सीन का उपयोग बैकअप के रूप में किया जाएगा। मतलब इसका इस्तेमाल सिर्फ तभी होगा जब देश में बड़ी संख्या में लोगों को टीका लगाने के लिए अतिरिक्त खुराक की जरूरत होगी। इसके लिए कोवैक्सीन का इस्तेमाल क्लिनिकल ट्रायल मोड में किया जाएगा, यानी जिन्हें यह वैक्सीन दी जाएगी उन्हें साइड इफेक्ट्स की निगरानी की जाएगी। मतलब कोवैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी कोविशील्ड से पूरी तरह अलग है। We don't have an effective antiviral drug. What we have is vaccines. So we must be proactive, and that is why in an emergency situation where there is suddenly an increase in number of cases and we need to vaccinate a large number of people, the Bharat Biotech vaccine will be used. Or when we have a situation where we are not sure how efficacious the Serum Institute vaccine is going to be, then as a backup, the Bharat Biotech vaccine can be used. The approval clearly says that only for an emergency situation, keeping in mind the circulating variant strain. तो अब ये साफ हो चुका है कि कोवैक्सीन का इस्तेमाल कैसे होना है और किन हालात में इसे मंजूरी दी गई है। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है कि क्या जितनी जल्दी कोरोना वैक्सीन बनकर तैयार हो गई, कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई होगी? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि कोई भी कंपनी ड्रग्स रेगुलेटर या वैज्ञानिक जरूरतों की अनदेखी नहीं कर सकती, और ऐसा होता भी नहीं है। अमेरिका में ड्रग रेगुलेटर FDA एक तरह से जन सुनवाई करता है, जिसमें वैक्सीन कंपनियों के एक्सपर्ट्स के सामने डेटा रखे होते हैं। उनके संतुष्ट होने के बाद ही कंपनी को उसे बेचने की अनुमति मिलती है। ब्रिटेन में जब ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को मंजूरी दी गई तो उसके बाद ड्रग रेगुलेटर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ताकि उससे जुड़े सवालों के जवाब दिए जा सकें। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। पहले तो कंपनियों ने साइंटिस्टों के सामने वैक्सीन के पर्याप्त डेटा नहीं रखे, जिसको लेकर अब सफाई दी जा रही है। दूसरा, DCGI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अपनी वेबसाइट पर स्टेटमेंट नहीं डालता है, जहां से लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके।
और यहां तक कि भारत में जिस सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने दोनों वैक्सीन को अनुमति दी उसके सदस्यों के नाम भी गोपनीय रखे गए। और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैक्सीन की मंजूरी की घोषणा हुई उसमें पत्रकारों को भी सवाल पूछने की इजाजत नहीं थी। इसे साफ लहजे में कहें तो भारत सरकार से एक बार फिर संवाद स्थापित करने में चूक हुई है और पिछले 1-1.5 साल में दूसरा तीसरा मौका है जब सरकार आम लोगों तक क्लियर मैसेज देने में कामयाब नहीं हो पाई। इसीलिए जब कोरोना वायरस के खात्मे के लिए भारत में टीके का वेलकम किया जाना चाहिए, तब यहां अफवाहों के वायरस के जरिए वैक्सीन पर अटैक किया जा रहा है। क्या गजब संयोग है कि गंगा जमनी तहजीब वाले देश में पहले कोरोना वैक्सीन को जाति और धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश हुई और अब कोरोना वैक्सीन पर सियासी महाभारत मची है। जैसे ही भारत में 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली, सबसे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी की वैक्सीन कह दिया और ये भी कह दिया कि वो बीजेपी वाली कोरोना वैक्सीन पर ना तो भरोसा करेंगे और ना ही इसे लगवाएंगे। जिस तरीके से भारत सरकार, प्रधानमंत्री, सीबीआई, आईबी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी इसका इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ कर रहे हैं, तो वैक्सीन तो एक ऐसी चीज़ है जिसका खामोशी के साथ, आम आदमी के साथ निश्चित तौर से इसका इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन विपक्ष के नेताओं के खिलाफ डर तो लगेगा कि ऐसे हाथों में सरकार है जो देश के विपक्ष को या तो जेल में देखना चाहता है या उनको चाहता है कि वो पॉलिटिकली ख़त्म हो जाए। इस पर मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन भारत में बनी वैक्सीन गहन रिसर्च के बाद आई, जिसका देश को इंतजार था। ऐसे में इस पर सवाल उठाना जायज़ नहीं है। किसी को वैक्सीन लगवानी हो नहीं लगवानी हो, ये उसकी पर्सनल स्वेच्छा है। किसी को आप इंजेक्शन ज़बरदस्ती नहीं लगवा सकते, ये तो भाई ह्यूमन राइट के खिलाफ हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये उनकी पर्सनल चॉइस है, इसका आदर करना चाहिए। भाई उनको नहीं लगवानी है वो ना लगवाएं, मगर आम जनमानस में जो अन्य रिलीजियस लीडर्स हैं, अन्य समुदायों के लीडर्स हैं, उनको इस तरीके की अवसादपूर्ण बात इस वैक्सीन के लिए नहीं फैलानी चाहिए। वैक्सीन पर गलत बयानी को लेकर अखिलेश घिरते दिखे तो यू टर्न ले लिया। अपनी सफाई में कहा उन्होंने वैक्सीन को लेकर देश के वैज्ञानिकों पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि सरकार की नीयत पर सवाल किया। समाजवादी पार्टी या मेरा खुद का बयान किसी भी साइंटिस्ट, किसी भी वॉलंटियर जो लोग उसमें शामिल हुए हैं, चाहे वो किसी तरह के एक्सपर्ट्स हों, उन पे किसी पे सवाल नहीं है। सवाल भारतीय जनता पार्टी पर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसले लिए हैं वो फैसलों पर जनता को भरोसा नहीं है। हम तो ये जानना चाहते हैं कि गरीब को फ्री कब मिलेगा। 1 साल में सबको वैक्सीन हो जाएगी, 2 साल में, 3 साल में? सवाल ये बड़ा है कि गरीब को वैक्सीन कब तक मिल जाएगी। हालांकि बीजेपी कोरोना वैक्सीन को हरी झंडी के लिए वैज्ञानिकों की टीम और देश के प्रधानमंत्री को बधाई दे रही है। देश के वैज्ञानिकों ने, भारत पहला देश है जिसने कोविड-19 के 2 वैक्सीन एक साथ लॉन्च कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कोविड-19 के वैक्सीन के लिए उन लेबोरेटरीज का स्वयं निरीक्षण किया, वहां भ्रमण किया और वहां जाके उन कार्यों की समीक्षा की। आज उसका परिणाम है कि भारत आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन वैक्सीन को लेकर सियासत कहां रुकने वाली। कांग्रेस तो वैक्सीन का क्रेडिट खुद लेने कूद गई। कहा कि जिन 2 कंपनियां सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक ने कोरोना वायरस की वैक्सीन को तैयार की है, उन्हें कांग्रेस के जमाने में स्थापित किया गया था। शशि थरूर और जयराम रमेश जैसे सीनियर लीडर ने भी वैक्सीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इतना ही नहीं, बिहार कांग्रेस के नेता अजीत शर्मा ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेताओं को पहले खुद टीका लगवाना चाहिए। जैसे रूस एवं अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने सबसे पहले टीका लेकर पूरे जनता को विश्वास में लिया है, मेरा भी मानना है कि यहां भी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सबसे पहला टीका लेके जनता को विश्वास में लेने का काम करें। आज वैक्सीन को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं
देश ही नहीं दुनिया में भी भारत की छवि को नुकसान पहुंच रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि विश्व के किसी भी देश को टीके के मामले में भारत की मदद की जरूरत होती है, क्योंकि दुनिया का आधे से ज्यादा टीका हिंदुस्तान में ही बनता है। कोरोना वैक्सीन की मंजूरी को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इसको लेकर TV9 भारतवर्ष की टीम ने देश के कई मशहूर जानकार से बातचीत की। सुनिए एक्सपर्ट्स की राय। ये वैक्सीन सेफ है, ये तो नहीं कहेंगे बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स बड़े मिनिमल होंगे। ज्यादा से ज्यादा हल्का सा बुखार आ जाएगा जो 1-2 दिन रहेगा, या थोड़ा सा लोकल साइड के ऊपर रेडनेस हो जाएगी, टेंडरनेस हो जाएगी, या थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाएगी। इससे ज्यादा इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि ये वैक्सीन जो है ये ट्रायल्स में से गुजर के आई है, एक अग्नि परीक्षा दे के आई है। तो ये वैक्सीन जो है ये इन ट्रायल्स के ग्राइंड से निकलने के बाद में इसको अप्रूव किया गया है। इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। भ्रमित बिल्कुल मत होइए और भ्रम में आने की कोई जरूरत नहीं है। इंपोर्टेंस का इस वैक्सीन से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। अफवाहों से सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो आम जनता का होता है, जिनके पास में कोई भी खबर सीधे सीधे नहीं पहुंच रही है, वो सोशल मीडिया के थ्रू पहुंच रही है, चाहे वो व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड मैसेजेस हो, चाहे फेसबुक हो। उनको उसके पीछे का तर्क क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो फैक्चुअल है भी या नहीं है, इस बारे में आम जनता को नहीं पता होता है। तो सबसे ज्यादा जो नुकसान वो उठाते हैं वो आम जनता उठाती है। सरकारी प्रोग्राम चाहे किसी भी तरीके के हों, वो किसी बिल को लेके हों, वैक्सीन को लेके हों, हमेशा हमने देखा है कि सरकारी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में चुनौतियां आती हैं। उसको बहुत ज़्यादा एक नकारात्मक दृष्टिकोण का सामना करना पड़ता है, जो इन अफवाहों का असर होता है। तो मेन चुनौती जो है वो है लोगों का दृष्टिकोण, जो अफवाहों के कारण पहले से एक समाज में बन जाता है, और वो किसी भी योजना को समझने के पहले, तर्क संगत देखने के पहले ही अपना मन बना बैठते हैं कि हाँ इसमें ये गलती है, क्योंकि किसी एक अफवाह के कारण उसका सिर्फ नकारात्मक रूप आपके सामने आया है, पॉजिटिव दृष्टिकोण उसका आपका सामने आया ही नहीं है, और लोग अपनाने के पहले ही उसे रिजेक्ट कर देते हैं। इसी शो में हमने पहले भी फिक्र जताई थी कि धर्म के आधार पर कोरोना वैक्सीन को भी बांटने की कोशिश की जा रही है। तब इसके पैरोकार धार्मिक संस्था रजा एकेडमी ने भी की थी। तब रजा एकेडमी की ओर से कहा गया था कि चीन द्वारा बनाई गई वैक्सीन में सूअर की चर्बी के इस्तेमाल की बात सामने आई है, इसीलिए चीन की वैक्सीन नहीं लगाई जाए। लेकिन अब रजा एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी ने भारतीय वैक्सीन की मंजूरी का स्वागत किया है। हमारे मुल्क भारत में 2 कंपनियों ने कोविड की वैक्सीन बना ली है और हुकूमत ने उसको इजाज़त भी दे दी है। लिहाजा हम हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं, और साथ ही जिन 2 कंपनियों ने कोविड की वैक्सीन बनाए हैं उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और हमें यकीन है भारत में जो वैक्सीन बनी हुई है उसमें कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं होगी कि जिस पर किसी को कोई एतराज़ हो। भारत बायोटेक की वैक्सीन को कंप्लीट वैक्सीन कहा जाता है। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है कि कोवैक्सीन सभी शर्तों को पूरा करती है। कोवैक्सीन को शर्तों के आधार पर ही मंजूरी दी गई है और ट्रायल के दौरान भी ये पूरी तरह सुरक्षित रही है। आइए अब आपको बताते हैं। देखिए, इन वैक्सीन्स का जो डिटेलिंग है उसमें समझने वाली बात यह है कि कौन सी वैक्सीन के ट्रायल में अभी तक कितनी एफिकेसी निकली है और क्या क्या हुआ है। कोवैक्सीन के पहले फेज के ट्रायल में 375 वॉलंटियर शामिल हुए, जबकि दूसरे फेज में 380 वॉलंटियर ने कोवैक्सीन का टीका लगवाया। तीसरे फेज में कंपनी ने संख्या बढ़ाकर 22,500 कर दी। 2 फेज के ट्रायल के नतीजे सामने आए, जिसमें एक भी वॉलंटियर टीका लगने के बाद कोविड-19 का शिकार नहीं हुआ। जाहिर है कंपनी की विश्वसनीयता को यह बढ़ाती है। भारत बायोटेक एक ऐसी स्वदेशी कंपनी है जिसके पास वैक्सीन बनाने का लंबा अनुभव है। फिलहाल यह दुनिया के 123 देशों के लिए काम कर रही है। हालांकि इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिलने के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ये सब बातें तब तक होती रहेंगी जब तक तीसरे फेज की डिटेल रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती। लेकिन इस बीच भारत बायोटेक ने अचानक से सुर्खियों में जगह बना ली है, वो भी इतनी कि इसके शेयर उछाल मार रहे हैं। ऐसे में बेहद संक्षेप में इसका गौरवशाली इतिहास भी आपके लिए जानना जरूरी है, और ये इसलिए जरूरी है कि अफवाह फैलाने वाले वैक्सीन के नाम पर भारत बायोटेक को भी घेर रहे हैं। इस कंपनी की शुरुआत राजीव गांधी सरकार के दौरान लिए गए एक फैसले से हुई। साल था 1986।
इसी साल डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी डीबीटी की नींव रखी गई थी। इसके तहत देश में बायोटेक के क्षेत्र में शोध और कार्यों को बढ़ावा देना था। चार्ल्सटन के साउथ कैरोलिना से लौटे डॉक्टर कृष्णा एला देश में ही बायोटेक के क्षेत्र में शोध और कार्यों को बढ़ावा देना चाहते थे। ये वो समय था जब भारत में स्टार्टअप जैसा कोई शब्द नहीं था। उस समय भारत बायोटेक की नींव पड़ी थी। धीरे धीरे कंपनी रिसर्च के मिशन को आगे बढ़ाने लगी। एला ने रिसर्च और वैक्सीन पर अपना फोकस बनाया। भारत बायोटेक का पहला प्रोजेक्ट हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। करीब 4 दशक पहले इसका पहला प्रोजेक्ट था हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। इसके बाद कंपनी का कारवां चल निकला। भारत बायोटेक के प्रोफाइल के मुताबिक कंपनी ने हेपेटाइटिस, रेबीज, जापानी इंसेफ्लाइटिस, रोटावायरस, फ्लू, डिप्थीरिया, टेटनस की वैक्सीन बनाई। साल 2016 में कंपनी ने एक बड़ा दावा किया। भारत बायोटेक ने दावा किया कि चिकनगुनिया और जीका वायरस की वैक्सीन बना ली गई है। हालांकि कंपनी के इस दावे पर उस वक्त सवाल भी उठे और बहस भी हुई। न तो ये बहस किसी अंत तक पहुंच सकी और न ही जीका और चिकनगुनिया की वैक्सीन भारत बायोटेक की वेबसाइट तक। लेकिन कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन का जिक्र मिलता है, जिसके तीसरे फेज का ट्रायल अभी जारी है। करीब 1 महीने पहले नवंबर महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड के लिए वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए 3 संस्थानों की यात्रा की थी, जिसमें हैदराबाद में भारत बायोटेक भी शामिल था। उस दौरान भी पीएम मोदी ने भारत बायोटेक की सफलताओं के लिए पीठ थपथपाई थी। वैसे भारत बायोटेक का सर्वेसर्वा होने के अलावा कृष्णा एला केंद्रीय कैबिनेट की वैज्ञानिक सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड बायोटेक में 1,500 कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनका मिशन देश को वैक्सीन रिसर्च के क्षेत्र में लीडर बनाना है। जाहिर है हम आज वैक्सीन पर पुख्ता जानकारियां और इसे सुरक्षित और कारगर होने के सबूत लेकर आए हैं। इसकी ही अगली कड़ी है TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर समेत वैक्सीन लगवाने वाले 11 वॉलंटियर्स, जिन्होंने जुलाई से जनवरी तक टीके लगवाए। अब हम आपको उन्हीं की जुबानी पूरी कहानी सुनाते हैं। कितना टाइम हो गया आपको वैक्सीन लगाए हुए और अभी तक का कैसा अनुभव है? बॉडी ने कुछ रिएक्शन दिया, अपना रिएक्ट किया? देखिए 29 जुलाई को पहला वैक्सीन लगा था, 13 अगस्त को सेकंड वैक्सीन लगा था, सेकंड शॉट लगा था। पहले दिन से लेके आज तक मुझे तो कोई साइड इफ़ेक्ट इसका बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। डॉक्टर्स ने भरोसा दिया, मुझे डॉक्टर्स पे भरोसा है और ना तो मुझे कोई अभी तक हुआ है। तो आई से 110% दिस वैक्सीन इज़ फॉर इंडिया, फॉर इंडियंस, बाय द इंडियन गवर्नमेंट, फॉर ऑल ऑफ अस। जो भी साइंटिस्ट हैं, हमें उन पे ट्रस्ट है बिकॉज वो हमारी कंट्री के हैं। तो उन्होंने अगर इतनी मेहनत से इतनी बड़ी इमरजेंसी में हमारे लिए कुछ बनाया है, तो हमें उन पे ट्रस्ट करके मैंने वैक्सीन लगवाई है। बिकॉज मुझे भरोसा था कि वो कोई भी कंट्री अपनी पॉपुलेशन को मारना नहीं चाहेगी कभी भी। उन्होंने जो वैक्सीन बनाई होगी अपनी बेस्ट दे के बनाई होगी, और इतनी जल्दी इतनी बड़ी वैक्सीन लाना, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। TV9 के दर्शकों को और देश के लोगों को यह बताना चाहूँगा कि बीइंग ए रिपोर्टर हम फैक्ट को सामने रखते हैं किसी भी स्टोरी का, और फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि वैक्सीन पूरी तरह सेफ़ है, क्योंकि मैंने खुद वैक्सीन लगवाया है सितंबर महीने में और अभी तक मैं सुरक्षित हूँ। ईश्वर की कृपा से कोई परेशानी नहीं हुई है। और ये भी बताना चाहूँगा कि अगर वैक्सीन को लेकर कोई भी ऐसी जानकारी जो दर्शकों तक या आम लोगों तक पहुँचनी ज़रूरी है, उसे हम ज़रूर पहुँचाएंगे। इसलिए किसी नकारात्मक सोच से आगे निकलकर उस सकारात्मक सोच की तरफ आगे बढ़ें और देश के वैज्ञानिकों को और डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करें। देश से बढ़कर कुछ नहीं है, इसमें पॉलिटिक्स ना करके जो हमें हमारी जो गवर्नमेंट एजेंसीज, जो डॉक्टर्स, एम्स, ICMR जो हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हमें उस पर पूरा विश्वास करना चाहिए। और हमने भी एम्स ने जब हमें एक आह्वान किया कि उनको वॉलंटियर्स चाहिए, तो क्योंकि एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट अगर हमें कह रहा है कि हमें वॉलंटियर्स चाहिए, तो एज ए पब्लिक सर्विस के काम तौर पे इसको कंसिडर करके हमने पार्टिसिपेट किया। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जब वैक्सीन मार्केट में आए तो बेझिझक सबको लगानी चाहिए। जब मुझसे कंसर्न करवाया गया, तो जब फेज़ 3 ट्रायल में हम पार्टिसिपेट कर सकते थे, तो क्योंकि पहले 2 वाले में तो हमें परमिशन ही नहीं थी, तो मुझे लगा कि हमारी जिम्मेदारी, जैसे हमने कोविड के अंदर जाके वॉलंटरली पार्टिसिपेट किया, मेरे साथियों ने किया, एक मतलब लीड किया, तो अब फेज़ 3 ट्रायल के अंदर हमें समझ आ गया कि हाँ, चूँकि रूमर्स फैलना शुरू हो गए हैं, ये आगे भी फैलेंगे। बेटर है कि हम इसको जाके ना केवल डिफेंड करें बल्कि अटैकिंग मोड में जाके लोगों को एजुकेट करें। तो सिमिलर अप्रोच हमने यहाँ पे। कितना सेफ है, इसकी कितनी एश्योरेंस देंगे आप? 95% तो इसकी एंटीबॉडीज डेवलप हो ही रही हैं, तो एफिकेसी तो ऑलरेडी बताई जा रही है कि 95% है। सेकंड ट्रायल में वो क्लियर भी हो चुका है।
तो और जो बात है सेफ्टी की, तो वो तो 100% सेफ़ है, और ये फेज़ 1 में जो श्योरिटी हमें मिल चुकी थी इसकी। आपके देश से मोहब्बत सबसे ऊपर होती है, देश से प्रेम सबसे ऊपर होता है, तो आपके सामने ये सारा डर छोटा पड़ जाता है। और जैसे ही हमारे सारे कनिष्ठ यादव सर RMM से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे ही मैंने स्टेटस देखा, मेरी मॉर्निंग ड्यूटी थी और मैं निकला, खाना पीना सब बाद में, सबसे पहले गया और ट्रायल के लिए मैंने अपने आप को सब्जेक्ट बनाया। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और अफवाहें तो चलती रहेगी, इनके पीछे कई सारे रीजंस होते हैं, लेकिन हमें अपने साइंटिस्ट, हम अपने जो रिसर्चर्स है, उनके पुरुषार्थ पर 100% तवक्कुल रखनी है, उन पर ट्रस्ट रखना है। मुझे लगा कि हाँ थोड़ा कोई पेन होगा या कोई ना कोई प्रॉब्लम्स ज़रूर होगी, जैसे मुझे बताया गया कि फीवर आना, एक दिन बाद फीवर भी आ जाता है, उसके बाद प्रॉब्लम भी होती है, पर लेकिन मुझे तब थोड़ा सा महसूस हो रहा था कि कुछ हो भी सकता है। फिर उसके बाद जैसे मैंने वैक्सीन लगवाया, बहुत ही हल्का पेन हुआ जब वैक्सीन लगी। उसके बाद मुझे लगा कि कोई तबीयत मेरी डाउन होगी या मुझे ऐसा कुछ महसूस हो रहा था अंदर से, पर लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और मैं इसीलिए सबसे आह्वान करूँगा कि वो वैक्सीन उनको लगवानी चाहिए और युवाओं को आगे आना चाहिए इस महाअभियान में। मेरे और मेरे परिवार के इष्ट मित्रों ने कहा कि जो ये वैक्सीन की नीडल लगती है, इसमें बड़ा दर्द होता है, उसके आसपास सूजन आ जाती है, लाल दाने आ जाते हैं। तो मैंने एम्स में वैक्सीन लगाई और उसके बाद में आज 7 दिन हो गए हैं। मेरे बगल मतलब मेरे जो माहों पे जहाँ पे वैक्सीन लगी है वहाँ कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। तो मैं इस वैक्सीन से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। देखो 3 महीने पहले मेजर हेड इंजरी हुई थी और जिस दिन वैक्सीन का ट्रायल चल रहा था तो मैं जोधपुर था राजस्थान में, वहीं मुझे मालूम चला था। मैं 30 दिसंबर को मॉर्निंग में आया और मेरे मित्र कनिष्ठ जी से मेरी बात हुई और मैं जो है तुरंत तैयार होकर वैक्सीन लगवाने गया। वहाँ जाने पे भी मेरा वैक्सीन से पहले सारे जो है उन्होंने जो अपने जो चेकअप करने थे वो रूटीन चेकअप सारे चेकअप किए और उसके जो रिजेक्शंस क्या हो सकते हैं इन फ्यूचर उसके बारे में मुझे आश्वस्त किया। लेकिन मैं बिल्कुल निडर होकर मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा और मैंने वैक्सीन लगवाया और अभी तक मैं अपने आप को बेटर फील कर रहा हूँ। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वैक्सीन में कोई कमी नहीं है। यानी अब तक आप समझ गए होंगे कि भारतवर्ष को भारत बायोटेक की वैक्सीन पर भरोसा है और इस पर पिछले 2 दिनों में अफवाह वाले वायरस का जोरदार अटैक हुआ है। अब आगे आपके लिए यह भी समझना उतना ही जरूरी है कि वैक्सीन बनने की पूरी प्रक्रिया होती क्या है। फिक्र की रिसर्च टीम ने आपके लिए वैक्सीन बनने की पूरी प्रक्रिया पर डिटेल में जानकारी जुटाई है, जिससे स्वदेशी वैक्सीन को लेकर आपका संदेह दूर हो और हिंदुस्तान के अफवाहबाज गैंग के सदस्यों की आंखें खुलें। वैक्सीन को विकसित करने की प्रक्रिया लंबी है, जिसमें कई दशक लग सकते हैं। पोलियो वैक्सीन 47 साल में बनकर तैयार हुई, जबकि चेचक रोकथाम के लिए वैक्सीन बनाने में 10 साल लगे। यही हाल छोटी चेचक के मामले में भी हुआ। 42 साल में छोटी चेचक की वैक्सीन बनी। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन 16 साल में बनी। और जानकर आप चौंकेंगे कि टाइफाइड जैसी बीमारी के लिए वैक्सीन बनाने में 105 साल लग गए, जबकि मेनिंजाइटिस में 92 साल और रोटा वायरस की वैक्सीन के लिए करीब 33 साल लगे। इस दौरान भी अनिश्चितता और विपरीत नतीजे की संभावना बनी रही। HIV की वैक्सीन पर 3 दशकों से ज्यादा समय से काम चल रहा है और ये अभी भी क्लिनिकल ट्रायल के 3रे चरण में है। जो वैक्सीन इसके मुकाबले तेजी से तैयार हुई, उनमें भी कई साल लगे। उदाहरण के लिए मम्स वायरल इन्फेक्शन के लिए वैक्सीन को दुनिया की सबसे तेज से विकसित हुई वैक्सीन में से एक माना जाता है। इसे 1960 के दशक में 4 साल के क्लिनिकल ट्रायल के बाद मंजूरी मिली थी। आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा कि 1960 में ही US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के डायरेक्टर ने सीनेट को दिए अपने बयान में अगले 1 से 1.5 साल में वैक्सीन को विकसित करने में लाचारी जताई। जाहिर है इसकी एक बड़ी वजह थी वैक्सीन को तैयार करने में कई स्टेज शामिल होते हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से शुरू होकर अंतिम डिलीवरी तक जाते हैं और जिसमें लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल में शामिल होता है। वैक्सीन बनाने के लिए पहला और अहम स्टेज है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस प्रक्रिया में 2 से 4 साल का समय लगता है और ये कोरोना वायरस की स्थिति में बहुत तेज़ रही। इसके पीछे कारण ये है कि 2019 की जनवरी में ही वायरस के जेनेटिक सीक्वेंस की जानकारी दुनिया को हो गई थी। ये अहम जानकारी थी क्योंकि अधिकतर वैक्सीन वायरस के प्रोटीन की जगह उसके जेनेटिक सीक्वेंस पर आधारित होती। स्टेज 2 प्री क्लिनिकल।
रिसर्च और डेवलपमेंट के पूरा होने के बाद वैक्सीन को जानवरों और पौधों पर टेस्ट किया जाता है, जिससे उनकी क्षमता और कामकाज का आकलन किया जा सके। वैज्ञानिक इस बात को चेक करते हैं कि क्या वैक्सीन से जानवर या पौधे में इम्यून रिस्पॉन्स पैदा होता है। अगर जवाब नहीं होता है तो विकास दोबारा स्टेज 1 पर चला जाता है, जिससे प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है। लेकिन कोरोना वायरस के केस में ऐसा नहीं हुआ। स्टेज 3 क्लिनिकल ट्रायल, ये वैक्सीन के विकास में सबसे संवेदनशील और अहम स्टेज होती है, क्योंकि इसमें वैक्सीन की क्षमता को इंसानों पर टेस्ट किया जाता है। ऐसी बहुत वैक्सीन है जो स्टेज 2 में पहुंचकर सफल हो जाते हैं, लेकिन स्टेज 3 में असफल रहते हैं। ये स्टेज ही अकेले 90 महीने तक या 7 साल से ज़्यादा का समय लेने की क्षमता रखती है। इस स्टेज में 3 फेज शामिल होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल फेज 1, इसमें वैक्सीन का इस्तेमाल लोगों के छोटे समूह पर किया जाता है और उन्हें टेस्ट किया जाता है क्या उनके शरीर में एंटीबॉडी विकसित हुई हैं या नहीं। इसमें 3 महीने तक का समय लगता है। स्टेज 3 क्लिनिकल ट्रायल फेज 2, क्लिनिकल ट्रायल के फेज 3 में जिन लोगों को वैक्सीन दी जाती है उसमें लोगों की संख्या बढ़ा दी जाती है। इसमें 6 से 8 महीने का समय लगता है। इस दौरान देखा जाता है कि उनमें बीमारी के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स विकसित हुआ है या नहीं। वैक्सीन की आम और विपरीत रिएक्शन पैदा करने की क्षमता का भी विश्लेषण किया जाता है। इस स्टेज को कोरोना वायरस के मामले में छोटा किया गया है, क्योंकि कई लोग जो कुछ दिन पहले फेज 2 में थे वो अब क्लिनिकल ट्रायल फेज 3 में पहुंच गए। स्टेज 3 क्लिनिकल ट्रायल फेज 3, क्लिनिकल ट्रायल का तीसरा फेज बेहद अहम है। हज़ारों लोगों पर वैक्सीन का आकलन किया जाता है और ये देखने की कोशिश होती है कि वैक्सीन बड़ी आबादी में कैसे काम करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं और फिर इस साइड इफ़ेक्ट से वैक्सीन के ज़रिए निपटा कैसे जा सकता है। इसमें भी दोबारा 6 से 8 महीने का समय लगता है। स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल भी तीसरे फेज में है और पिछले 2 स्टेज में कोवैक्सीन को भी 100% सुरक्षित माना गया है। स्टेज 4 रेगुलेटरी रिव्यू, इंसानी ट्रायल के कई स्टेज और फेज में कामयाब रहने के बाद वैक्सीन को मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया में जाने से पहले रेगुलेटरी समर्थन की ज़रूरत होती है। आमतौर पर इसमें लंबा समय लगता है, लेकिन कोरोना महामारी में इमरजेंसी की स्थिति को देखते हुए ही ये समय सीमा भी कम कर दी गई और बैकअप के तौर पर कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त दे दी गई है। अब पूरे देश को कोवैक्सीन के तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल की रिपोर्ट का इंतजार है। अगर ये रिपोर्ट पहले 2 फेज के रिपोर्ट की तरह आई तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये देश की सबसे असरदार और सबसे सुरक्षित वैक्सीन होगी। लेकिन आखिरी रिपोर्ट आने में अभी 1 महीने का वक्त लग सकता है और इस दौरान पूरी दुनिया में कोरोना का नया स्ट्रेन तेजी से फैल रहा है। लिहाजा सिर्फ एक वैक्सीन से देश को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। सरकार की सोच भी यही है। कोवैक्सीन को बैकअप के तौर पर रखा गया है और आने वाले समय में जिसे भी कोवैक्सीन का टीका लगेगा वो 3rd फेज ट्रायल की तरह ही होगा, जिस पर सरकार और संस्थान की नजर होगी। उनके हर डेटा को मॉनिटर किया जाएगा। ये इमरजेंसी प्लान है, ठीक वैसे ही जैसे सीरम ने मई-जून महीने में ही तय कर लिया था कि वो इमरजेंसी के लिए वैक्सीन बनाने के लिए महाअभियान शुरू करने जा रही है। वैसे वैक्सीन के साथ ही देश में एक और अच्छी खबर सामने आई है। आज से देश में कई जगहों पर स्कूल खुल गए, लेकिन इसके लिए स्कूल प्रशासन को कड़ी गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा, जिनमें प्रमुख है सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन और मास्क। कोरोना की वजह से देश भर के स्कूलों को बंद कर दिया गया था। अब कुछ राज्यों ने स्कूलों को खोलना शुरू कर दिया है, तो कई जगहों पर स्कूल खोलने वाले हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में 9 महीने बाद आज से 9वीं और 10वीं के स्कूल खुल गए। सरकार ने सख्त गाइडलाइन के तहत स्कूल खोलने का फैसला लिया है। नासिक में 9वीं से 12वीं के स्कूल खोले गए। नासिक के गुरु गोविंद सिंह स्कूल में अच्छी खासी रौनक दिखी। हमने पूरे स्कूल में कड़ा बंदोबस्त किया है। हम लोग ने पूरे क्लासरूम सैनिटाइज किए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के सब नॉर्म्स हम फॉलो कर रहे हैं। हर एक बेंच पे एक बच्चे को बिठाया है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में सभी क्लास के लिए स्कूल खोल दिए गए। यहाँ 18 जनवरी तक सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक स्कूल खोलेंगे। केरल में स्कूलों के साथ साथ कॉलेजेस भी खोलने का ऐलान किया गया। पहले दिन कॉलेज में भारी संख्या में छात्रों की भीड़ देखी गई। बिहार में भी 9वीं से 12वीं तक के स्कूल के साथ साथ कोचिंग सेंटर्स खुल गए। झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में भी आज स्कूल खुल गए। ओडिशा में 8 जनवरी से स्कूल खोले जाने की इजाजत दी गई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना के टीके से देश में कई उम्मीदें जुड़ी हैं। कोरोना के बाद अब फिक्र किसान की। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज 40वां दिन है।
इस बीच आज भी सरकार और किसानों के बीच करीब 3.5 घंटे बातचीत हुई। कृषि कानूनों के मसले पर सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही। अब दोनों पक्षों के बीच 8 जनवरी को एक बार फिर से बात होगी। दरअसल अभी भी किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि बार बार सरकार संशोधन का भरोसा दे रही है। आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीटिंग में कहा कि हमें देश भर के बाकी राज्यों के किसानों से भी बात करनी होगी, क्योंकि सरकार को बाकी देश के किसानों का हित भी देखना है। बहुत से राज्यों के किसान और संगठन इन तीनों कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे किसानों का फायदा होगा। कृषि मंत्री को यह भी उम्मीद है कि अगली बैठक में निष्कर्ष जरूर निकलेगा। 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था। एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। बात ये है कि सरकार चाहती है कि सरकारी मंडी के पैरेलल प्राइवेट मंडी आए और आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेट मंडी सरकारी मंडी को खत्म करे और किसान प्राइवेट व्यापारी के हाथ का खिलौना बन जाए। सरकार की तरफ से मंत्री जी कहते रहे नहीं पॉइंट वाइज बात कर लो, तो हमने कहा बातचीत का तो कोई औचित्य नहीं है। जब हम कानूनों को मानते ही नहीं है, मंजूर ही नहीं करते, तो बात किस बात की कर लें। इस बात पर बात चलती रही, अड़ती भी रही, टूटती भी रही, पर आखिर में जब ये बात हुई, ये बोलने लगे, सरकार के पक्ष से आया कि आप कानूनों को छोड़ दें, आप एमएसपी पर बात कर लें। तो हमने बताया कि पहले कानूनों को रिपील करें, एमएसपी पर कानून बनाने की बात बाद में करेंगे। और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आज आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी की नई परेशानी क्या है और पिछले 24 घंटे में बंगाल में कहां हुई राजनीतिक हिंसा। लेकिन शुरुआत सबसे ताजा खबर से। आज बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के रोड शो में उनकी गाड़ी पर जूते फेंके गए। ये रोड शो कोलकाता में आयोजित था। इसमें कैलाश विजयवर्गीय के अलावा बीजेपी नेता मुकुल रॉय और अर्जुन सिंह भी शामिल थे। रोड शो जब कोलकाता के किडरपुर से गुजर रहा था तब यह घटना हुई। बीजेपी का आरोप है कि यह टीएमसी के लोगों का काम है। हमने बीजेपी से पूछा कि टीएमसी ऐसा क्यों करेगी। दरअसल ये हार की आहट है, ये फ्रस्ट्रेशन है, ये घबराहट है जो इस तरह से कृत्य करवा रहा है टीएमसी के द्वारा। और जैसे जैसे ये करेंगे वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। कुल मिलाकर अगर बात की जाए, पश्चिम बंगाल की 48 विधानसभा सीटों को प्रभारी इनको बनाया गया है नरोत्तम मिश्रा को। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर जारी है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर फिर हमला किया गया। आरोप है कि शुभेंदु अधिकारी की रैली में शामिल होकर लौट रहे लोगों को निशाना बनाया गया। इस घटना के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने के सामने प्रदर्शन किया और सड़क भी जाम कर दिया। इस बीच पूर्वी मिदनापुर के ही पोटाशपुर में बीजेपी के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। आरोप लग रहे हैं कि हत्या के आरोपी टीएमसी से जुड़े हुए हैं। 80 साल के बुजुर्ग अमूल्य मंडल की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उनके बेटे शंकर मंडल बीजेपी में शामिल हो गए। 1 जनवरी को बीजेपी ने इस इलाके में एक जुलूस का आयोजन किया था जिसके प्रभारी शंकर मंडल थे। उसके जवाब में टीएमसी ने भी यहां जुलूस निकाला। आरोप है कि जब ये जुलूस शंकर के घर के बाहर से गुजर रहा था तभी टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके घर पर हमला कर दिया। সেই রাগ করে তুই তো ছিল আমার দলে কেন গেলি ওখানে এই কথা বলতিছে দিয়া তার ছেলেকে যে মারধর করছে আমার শ্বশুর একদম অজ্ঞান পড়েছে আমার ছেলে ছিল আমার ছেলে আকুড় করে তুলে লিছে তুলে লিবার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান আর কথা বলতে পারেনি তখন থেকে पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार काफी हंगामेदार रहने वाला है। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी घबरा गई है क्योंकि राज्य में बीजेपी की ताकत बढ़ती जा रही है। ममता बनर्जी बंगाल में बन रहे एक और समीकरण की वजह से भी परेशान है। इस नए समीकरण में AIMIM के असुद्दीन ओवैसी ने उस अब्बास सिद्दीकी से हाथ मिला लिया है जो कभी ममता बनर्जी के खास हुआ करते थे।
रविवार को हुगली के इसी फुरफुरा शहीद दरगाह पहुंचकर असदुद्दीन ओवैसी ने पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की। हम हुगली के इस इलाके में यही जानने के लिए पहुंचे कि स्थानीय लोग अब्बास सिद्दीकी के बारे में क्या बोलते हैं। हम लोग किसी को और नहीं पहचानते, सिर्फ भाईजान अब्बास सिद्दीकी भाईजान को हम लोग सभी 21 साल में वोट देंगे। इस बार तो आप कहना चाहते हैं कि ममता बनर्जी ने ही, मोदी ने ही, असदुद्दीन ओवैसी ने ही अब्बास सिद्दीकी के लिए आप वोट करेंगे? जी जी, पहले हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए हम लोग कभी दीदी को, कभी CPM को, कभी कांग्रेस को दिया है। अब जब हम लोग का पीर मस्जिद का औलाद खड़ा हुआ है इलेक्शन के लिए, हम लोग तो सभी दादा हुजूर का है, इसलिए दादा हुजूर का औलाद जो हम लोग के लिए नेतृत्व देंगे, हम लोग उसी को वोट देंगे 2021 में। हुगली का फुरफुरा शरीफ एक ऐसा जगह है जहां हर एक मुसलमान अपना माथा टेकते हैं और यहां का वोट पश्चिम बंगाल चुनाव में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो मेरे साथ कुछ मुसलमान भाई हैं, उनके साथ थोड़ा बात करते हैं, जानेंगे उनके लिए एम फैक्टर कितना बड़ा फैक्टर है। एम फैक्टर आपके लिए कितना बड़ा फैक्टर है? मुसलमान फैक्टर, मुसलमान वोट क्या लगता है आपके लिए कितना बड़ा फैक्टर? ओनली पर भाईजान बोले तो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भाईजान। बैलेट बॉक्स पे लोग आदमी जाएगा ना, वो पूछ देगा जी बिल्कुल, ये बंगाल में कौन फैक्टर है, कौन कितना काम किया है। वो अच्छा ही काम किया तो उनके साथ छोड़कर आप भाईजान के पास क्यों आते हैं? पश्चिम बंगाल में इस बार अब्बास सिद्दीकी कितने सीट के ऊपर अपना दबदबा रखते हैं? देखिए, हम तो पहला भाईजान ने बोला था कि हम 44 सीट देंगे, लेकिन जितना दिन जाते हैं ना, लोग बहुत ज़्यादा लोग आते हैं उनके पास, भाईजान के पास बहुत ज़्यादा। हम जो 44 सीट को चॉइस किया था उससे ज़्यादा लोग आते हैं। अब्बास सिद्दीकी वो लीडर है जो कि इस बार माइनॉरिटी मोर्चा की तरफ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। करीब 90 सीट में उनका दबदबा है। असदुद्दीन ओवैसी उनको सामने रख के पश्चिम बंगाल में इलेक्शन लड़ना चाहती है और जो कि अभी तक ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा सरदर्द का कारण बनते जा रहे हैं। राजनीतिक समीकरण अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने अगर वाकई बंगाल के मुसलमानों के लिए कुछ किया है तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं। आगे देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। फिर बेनतीजा खत्म हुई किसानों के साथ सरकार की बातचीत। कृषि कानून वापसी की मांग पर अड़े किसान। 8 जनवरी को होगी अगली बैठक। कोवैक्सीन की मंजूरी के बाद पनपे विवाद पर भारत बायोटेक का बयान। 25,000 लोगों पर कर चुके हैं ट्रायल। गॉसिप नहीं तोड़ सकते हमारा मनोबल। जल्द बच्चों पर भी शुरू करेंगे परीक्षण। वैक्सीन पर हो रही राजनीति को लेकर बीजेपी का पलटवार। 2 वैक्सीन आना भारत के लिए गर्व की बात। संबित पात्रा बोले, कुछ पार्टियां चाहती हैं आत्मनिर्भर ना बने भारत। कोलकाता में विजय वर्गीय के रोड शो में फेंका गया जूता। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। विजय वर्गीय बोले, हिंसा का जवाब प्यार से देंगे। इनकम टैक्स की टीम ने रॉबर्ट वाड्रा से 9 घंटे तक की पूछताछ। बेनामी संपत्ति के मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी। वाड्रा ने कार्रवाई को बताया पॉलिटिकल वेंडेटा। गाजियाबाद हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत। ईओ, सुपरवाइजर और जेई की गिरफ्तारी। ठेकेदार अजय त्यागी पर 25,000 का इनाम। आज हाईवे पर शव रखकर परिजनों ने की सड़क जाम। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे यूपी के छात्रों को नए साल का बड़ा तोहफा। हर जिले में मिलेगी मुफ्त कोचिंग की सुविधा। मेडिकल इंजीनियरिंग से लेकर IAS तक की कराई जाएगी तैयारी। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का दिल्ली NCR में भी दिखा असर। बारिश के बाद उत्तर भारत में और बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक बारिश का अनुमान। पाकिस्तान से छिनेगा गैर नेटो सहयोगी देश का दर्जा। अमेरिकी संसद में पेश किया गया विधेयक। जॉर्ज बुश के शासन के दौरान पाकिस्तान को मिला था स्टेटस। और अब देखते हैं खबरें पॉजिटिव। भारतीय कंपनी भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन की दुनिया में डिमांड है। ब्राजीलियन एसोसिएशन ऑफ वैक्सीन क्लिनिक्स ने भारत बायोटेक के साथ समझौता किया है। इसके तहत ब्राजील को कोवैक्सीन के 50 लाख डोज दिए जाएंगे। हालांकि इस पर अंतिम मुहर ब्राजीलियन हेल्थ रेगुलेटर अनविसा की अनुमति के बाद लगेगी। 3 जनवरी को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड और कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। हैदराबाद एयरपोर्ट दूसरे देशों को कोरोना वायरस वैक्सीन डोज का निर्यात करने के लिए तैयार है। इस मिशन के लिए हैदराबाद एयरपोर्ट ने वैक्सीन फ्रेट कॉरिडोर बनाने के लिए दुबई हवाई अड्डे के साथ एक समझौता किया है। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, GMR हैदराबाद एयर कार्गो और दुबई एयरपोर्ट्स ने इसकी घोषणा की।
इसे हैदराबाद टू दुबई ग्लोबल वैक्सीन कॉरिडोर कहा जाएगा। दरअसल हैदराबाद कोविड-19 वैक्सीन और अन्य एंटीडोज के लिए हब बन रहा है। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार हर दिन घट रही है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के कुल 16,678 केस आए हैं, जबकि 19,658 मरीज ठीक हो गए। अब तक 1,03,00,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 99,46,000 मरीज ठीक भी हो गए। देश में इलाज करा रहे कोरोना मरीजों की संख्या यानी एक्टिव केस 2,42,000 हो चुके हैं। बीते एक हफ्ते में इसमें हर दिन औसतन 4,778 की कमी आ रही है। टॉप 10 राज्य ही ऐसे हैं जहां 10-10 हजार से कम एक्टिव केस हैं। इनमें केरल 65,277 मरीजों के साथ टॉप पर है। 54,317 एक्टिव केस के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। और अब देखते हैं जो है सो। नए साल के 3 दिन निकल गए, न जाने कितने कैलेंडर ये साल निकल गए। वक्त किसी रेत की मानिंद फिसल जाता है। जब जरा समझता है तब ख्याल आता है कि ये कर लेता तो कैसा होता, वो कर लेता तो वैसा होता। काल करे सो आज कर वाले लोग होते ही कितने हैं। ज्यादातर तो आज करे सो काल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्यों करे, अभी तो जीना बरसों वाले होते हैं। जो एडमिशन कार्ड आने के बाद पढ़ाई करते हैं, लास्ट डेट पर बिल जमा कराते हैं, ऑफिस लेट पहुंचते हैं। जब तक भीषण मजबूरी ना हो, ये वक्त के दुश्मन टाइम किल करने में ही अपना ज्यादातर टाइम निकालते हैं। ऐसे लोगों का चरित्र ही सरकारी दफ्तरों, ट्रेन के टाइमों में रिफ्लेक्ट होता है। ये तो बदले नहीं, अब टाइम बदल रहा है। हर सेटअप नो लेट नो वेट की तरफ जा रहा है, पिज्जा की डिलीवरी से लेकर ऑन टाइम ट्रेन तक। हालांकि वक्त को अभी पता नहीं ऐसे कितने टाइम आए और गए, लेकिन इनमें से कुछ न बदले न बदलेंगे। हद तो ये कि मंजिल जाए पर आलस न जाए वाले इन लोगों का फेवरेट शेर है, जो मजा इंतजार में है वो वसले यार में कहा, बाकी तो जो है सो है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।